हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। मैं नीरज पांडे बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट है, चाहे वो क्लास 10th के हों या 12th के, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। सो आपका बहुत कम टाइम लेते हुए ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ। सो वीडियो शुरू करने से पहले ये टॉपिक है जो बता देते हैं कि चाहे वो क्लास 10th के हो या क्लास 12th के, वैसे बच्चे जो कहते हैं सर हमको व्याकरण सही समझ में आता नहीं है, वैसे बच्चों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। अगर ये वीडियो आप सब देख रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा लास्ट तक कमेंट में कि ये आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है सर, तो आपका वीडियो शुरू करते हैं क्योंकि आपका समय बहुत कीमती होता है। तो आपका समय बर्बाद ना करते हुए ये टॉपिक को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। देखिए, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है समास। हिंदी व्याकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है समास। और ये बोर्ड एग्जाम में पूछता ही पूछता है। ये जो टॉपिक है ना, वो आता ही आता है, इसको काटता नहीं है। चाहे वो क्लास 10th के बच्चों के लिए हो, चाहे 12th के बच्चों के लिए, यानी एग्ज़ाम में आता ही आता है। पहले जब सवाल बनाया करता था, जब मतलब कि बस टूरिस्ट बस बहुत कम देते थे, तो उस समय बोर्ड एग्ज़ाम में समास का जो टॉपिक होता था ना, वो 5 नंबर का होता था। लेकिन जब से बिहार सरकार ऑब्जेक्टिव कर दिया है 50% का, जिसमें सवाल 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें बनाने का 50 आता है, तब से ये जो है समास टॉपिक 5 नंबर का ना होकर अब 8 नंबर का आता है। कितना नंबर का आता है? 8 नंबर का आता है। सो गाइस, अगर आप आज का क्लास पूरा देख लेते हैं तो हमको पूर्ण विश्वास है कि ये 8 नंबर आप बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, समास। समास कहते किसको हैं? तो समास जो होता है ना, उसमें 2 या 2 से अधिक शब्द का मेल होता है। शब्द ये बोलिए या उसको पद भी बोल सकते हैं। तो समास में 2 या 2 से अधिक शब्द या 2 से 2 अधिक पद का मेल होता है। तो देखिए, हम यहाँ पे लिखे हैं समास में 2 या 2 से अधिक शब्दों। देखिए यहाँ बीच में बटा में करके हम क्या लिख दिए, नीचे में पद भी लिख दिए, यानी शब्दों चाहे पदों का मेल होता है। ये इसका क्या हो गया? परिभाषा हो गया। और ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी 1 नंबर का सवाल पूछ सकता है कि 2 या 2 से अधिक पदों का मेल किस में होता है। ऑप्शन आपको दे दिया, समास में, कारक में, विशेषण में, सर्वनाम में। इस तरह से क्वेश्चन का करके ऑप्शन आपको देगा और एक ऑप्शन सही रहेगा जिसको आपको OMR शीट में रंगना है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल समझाया। जैसे देखिए यहाँ पे लिखे हैं राजपुत्र, राजपुत्र। तो इसमें देखिए 2 शब्द छुपा है। राज, राज कहने का अर्थात हो गया राजा, ठीक है। अब पुत्र कहने का मतलब हो गया पुत्र अर्थात बेटा। तो राजपुत्र कहने का अर्थ क्या हुआ? राजा का बेटा चाहे राजा का पुत्र। तो राजा के पुत्र को ही राजपुत्र कहा जाता है। तो देखिए यहाँ जो राजा है ना और यहाँ पुत्र है, इन दोनों के बीच देखिए क्या लगा हुआ? का लगा हुआ है। और ये का जो है ना, वो विभक्ति चिन्ह होता है। क्या होता है? विभक्ति चिन्ह होता है। और किसकी विभक्ति? तो कारक की विभक्ति चिन्ह होती है, ठीक है। तो अगर आप कारक पढ़े होंगे तो ये आपको पता होगा कि का जो साइन होता है ना, वो संबंध का साइन होता है। संबंध यानी रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि राजा का पुत्र ही राजपुत्र होता है। और ये जो टॉपिक है ना, ये आपका समास से जुड़ा हुआ है। यानी ये एग्जाम्पल जो है वो तत्पुरुष का है, यानी समास के एक भेद का। तो देखिए गाइज, अगला जो टॉपिक है वो आपका है समास का भेद। तो समास का भेद बोलिए या समास का रूप बोलिए, ठीक है। तो समास का जो भेद होता है ना, वो लगभग 6 होते हैं, ठीक है। 6 भेद होते हैं।
अब 6 भेद होते हैं भाई। तो आपके मन में सवाल ये आता है, सर ये तो बता दिए कि समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन नामा तो याद ही नहीं होता है कि कैसे याद रखेंगे कि समास के कौन कौन सा नाम है भेद में। तो उसी के लिए देखिए गाइज, मैंने एक ट्रिक बनाया है और उस ट्रिक का नाम है, देखिए, अब तक दो समास है। यानी अब तक दो समास, अगर आप ये एक लाइन याद रखते हैं ना, तो इसमें आप समास के पूरा भेद का संख्या भी आपको पता चल जाएगा और साथ ही पूरा समास का नाम भी पता चल जाएगा। जैसे देखिए अ है तो अ से एक नाम, ब है तो ब से एक नाम, उसी तरह से त है तो त से एक नाम और क से एक नाम। तो देखिए सबको मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। तो बताया क्या कि अब तक मतलब 4 रूप और 2, यानी 10 से 2, 10 से 2 नाम। तो देखिए यहाँ लिखे हैं 10 से 2 नाम, तो 4 और 2, तो देखिए 4 प्लस 2 अर्थात 6। तो ये जो 6 आया है ना, ये 6 आ गया कितना, भेदों की संख्या। और अब पूछे थे नाम, तो देखिए सबसे पहला, देखिए अब तक में सबसे पहला नाम क्या था, अ था। तो देखिए अ से मैंने पहला नाम क्या लिखा है, अव्ययी भाव, यानी अ अर्थात अव्ययी। देखिए सबसे पहला वन इसका क्या है, अ है। उसी तरह से ब है तो ब से देखिए पहला नाम बहुव्रीहि। उसी तरह से त है तो त से पहला नाम तत्पुरुष। उसी तरह से क को देखिए तो क से पहला नाम कर्मधारय। तो देखिए हो गया ना, 1 2 3 4, यानी अब तक में 4 रूप, बचा था 2। तो 10 देखिए 2 नाम, तो 2 नाम में पहला नाम द्वंद्व और दूसरा नाम दिग्गु, तो कुल मिलाकर 6। तो देखिए भेद भी हो गया ऊपर 6, ठीक है ना, भेद भी हो गया 6 और नाम के अनुसार पता भी चल गया अल्फ़ाबेटिकल रूप से। तो आपको हो गया ना, अब तक 2 समास है। तो अब तक 2 समास में समास के टोटल भेद का नाम भी हो गया और समास की संख्या भी हो गई, ठीक है। तो आइए इसको हम समझाते हैं कैसे समझना है। देखिए सबसे पहला रूप क्या है, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में अगर कोई सवाल आपको उठाता है, ठीक है ना, तो हमेशा जब सवाल उठाएगा तो उस सवाल में पहले जो रहेगा या तो अ का मेल रहेगा, या आ का मेल रहेगा, या यथा का मेल रहेगा, नहीं तो प्रति का मेल रहेगा। यानी ये सब ऐड करके ही क्वेश्चन को क्या किया जाता है, उठाया जाता है। जैसे यथा है तो यथाशक्ति, प्रति है तो प्रतिजन, आ है तो आजन्म, इस तरह से क्वेश्चन को उठा सकता है। उसी तरह से देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास पकड़ने का सेंस ये है कि जब इसमें कभी भी कोई नाम देगा तो उसमें बताया गया क्या कि देखिए 2 पद को छोड़कर, यानी पूर्व पद और उत्तर पद को छोड़कर इसमें कोई तीसरा पद जो होता है वो आ जाता है। और वो तीसरा जो पद होता है ना, वो एक रूप से संज्ञा होता है। और वो जो संज्ञा होगा ना, खासकर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। व्यक्तिवाचक कहने का मतलब होता है एकदम खास नाम। आप बचपन में पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में खास नाम आता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि बहुव्रीहि समास में 2 पद को छोड़कर कोई बाहरी तीसरा पद अपना रूप को ग्रहण कर लेता है, जिससे वो अर्थ जुड़ता है। उस तरह से तीसरा था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में अगर कोई उदाहरण आपको दे रहा है तो उसमें हमेशा याद रखिएगा कि कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है ना, वो विग्रह करने पर तत्पुरुष समास के अंदर आता है। तत्पुरुष समास के अंदर विग्रह करने पर कारक का चिन्ह आता है। जैसे मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल में आपको दिखाया था राजपुत्र। तो राजपुत्र में क्या लिखे थे, राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र तक का जो था ना, वो कारक की विभक्ति चिन्ह था जो राजा और पुत्र के बीच संबंध बना रहा था। इसी तरह से यहाँ पे याद रखना है कि जो तत्पुरुष समास होता है उसमें कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। और भी एक बात ये याद रखिएगा कि जब भी हमेशा तत्पुरुष समास में कोई क्वेश्चन देगा ना, तो कारक का 8 रूप होता है। तो 8 रूप में से पहला कर्ता कारक और लास्ट जो था वो संबोधन कारक, ये दोनों का विभक्ति चिन्ह को छोड़कर बाकी जो 6 रूप होते हैं ना, उन्हीं 6 रूपों का इसमें क्या होता है, मेल होता है।
बात समझ में आ गई होगी। उस तरह से देखिए नेक्स्ट जो है वो है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास जो होता है ना, कर्मधारय समास में हमेशा विशेषण और विशेष्य का मेल होता है, विशेषण और विशेष का मेल होता है। तो देखिए विशेषण जो होता है ना वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है, और विशेष जो होता है वो विशेषण की ही विशेषता को बताता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कर्मधारय समास जो होगा हमेशा विशेषण से शुरू होगा और विशेष के बारे में बताएगा। उसी तरह से नेक्स्ट था द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जब कोई आपको क्वेश्चन बना कर देता है तो उसका जब आप विग्रह करिएगा ना, तो विग्रह में हमेशा देखिए और आ सकता है, तथा आ सकता है, अथवा आ सकता है, या आ सकता है। अगर आप विग्रह करने पर ये चारों में से कोई एक चीज़ आप इसके अंदर मिला रहे हैं तो आप समझ जाए कि वो जो क्वेश्चन है वह द्वंद्व समास के अंदर का है। ठीक है। उसी तरह से लास्ट जो छठा रूप था वो रूप है दिग्गु समास। और दिग्गु समास जो होता है ना उसका सबसे पहला जो रूप होता है वो संख्यावाचक होता है, इसलिए दिग्गु समास में जब कोई नाम देगा तो उसमें हमेशा संख्या लगा होगा, हमेशा संख्या लगा होगा। उस तरह से देखिए आपको समझाते हुए मैंने एग्जाम्पल सब पे लिया है। सबसे पहला नाम था अव्ययी भाव समास। तो देखिए अव्ययी भाव समास में तो देखिए हम अव्ययी भाव समास को पकड़ने के लिए क्या बताए थे कि या तो यथा लगा रहेगा, या तो आ लगा रहेगा, या तो प्रति रहेगा। तो देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक का देखिए लिए है ना यथा शक्ति। तो यथा शक्ति में क्या लिखे विग्रह शक्ति के अनुसार, यानी शक्ति कहने का अर्थ हुआ आपके क्षमता। ठीक है। तो अव्ययी भाव समास में जब कोई सवाल आता है तो आपको याद रखिएगा इसमें हमेशा जो है ना क्षमता के बारे में बताता है, हमेशा क्षमता के बारे में बताएगा या वास्तविकता को दर्शाता है। ठीक है। तो देखिए यथाशक्ति का विग्रह क्या हो गया शक्ति के अनुसार। नेक्स्ट देखिए एक और एग्जाम्पल लिए हैं प्रतिदिन। तो प्रतिदिन यानी क्या दिन दिन। तो दिन दिन को हम क्या कर सकते हैं हर रोज। तो ये वास्तविकता हुआ ना, हर दिन यानी प्रतिदिन आपको मान लीजिए कोई काम मिल गया, तब हर दिन जब तक काम नहीं करिएगा तब तक वो प्रतिदिन कहलाएगा ही नहीं। ठीक है ना। उसी तरह से मेन देखिए अगला नाम था बहुब्रीहि। तो बहुब्रीहि जो नाम लिए ना उसमें देखिए एग्जाम्पल लिए सबसे पहला नाम लिए मुरलीधर। तो मुरलीधर किसको कहा जाता है भगवान कृष्ण को। तो देखिए मुरलीधर में एक मुरली पहला पद हो गया यानी पूर्व पद, और धर जो हो गया वो हो गया उत्तर पद। तो देखिए मुरलीधर तो उसका विग्रह करिएगा तो क्या हो गया मुरली को धारण करने वाला, मुरली को धारण करने वाला। तो मुरली को धारण कौन करते हैं कृष्ण, और कृष्ण कौन है संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देख लिए ना मुरली जो पूर्व पद था वो अपना से दिखाया ना धर, इसमें जगह कोई और बना लिया, वो जगह कौन बनाए कृष्ण। और कृष्ण जो थे ये देखिए कोई बाहरी तीसरा शब्द था, है ना, जो क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी तरह से देखिए बहुव्रीहि समास के बाद एक और एग्जाम्पल ले लिए थे लंबोदर। तो लंबा हो जिसका उदर, अर्थात कौन तो गणेश। तो गणेश भी संज्ञा थे व्यक्तिवाचक में। ठीक है। उसी तरह से अगला जो नाम है वो है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास पकड़ने के लिए अभी बताए थे कि उसमें कारक का क्या होता है विभक्ति चिन्ह होता है। तो इसी तरह से देखिए नाम ले लिए राजकन्या। तो राजकन्या अर्थात क्या राजा की कन्या। तो देखिए राजा और कन्या के बीच क्या बन रहा है विभक्ति चिन्ह की है, और की है अर्थात संबंधवाचक है। ठीक है ना, संबंध कारक का चिन्ह है। उस तरह से नेक्स्ट जो नाम लिए हैं वो लिए हैं देखिए रसोई घर। तो रसोई घर को क्या लिख सकते हैं रसोई के लिए घर। तो रसोई के लिए घर में जो के लिए है ना कोई भी क्या है कारक का विभक्ति चिन्ह है, और कौन सा कारक है तो संप्रदान कारक। यहाँ तक तो शायद समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। सो आगे बढ़ते हैं। आगे का जो रूप है वो रूप है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में आपको पकड़ने के लिए बता ही दिए थे कि कर्मधारय समास में हमेशा विशेषण विशेष का मेल होता है। ठीक है। तो विशेषण विशेष में देखिए जैसे पहला हम एग्जाम्पल लिए क्या लाल टोपी।
तो यहाँ देखिए जो लाल है ना वो क्या है, एक रंग है। लाल जो है क्या है, एक रंग है। और ये आप पढ़े ही होंगे कि रंग, रूप, अवस्था, गुण सब क्या आता है, विशेषण होता है। क्या होता है, विशेषण होता है। और लाल जो है यहाँ विशेषण है, तो लाल ही के ने विशेषता बता रहा है कि लाल रंग में क्या है, तो एक टोपी है। तो टोपी जो था ना यहाँ पे ये क्या हो गया, विशेष हो गया। अर्थात लाल टोपी विशेषण और विशेष का मेल है, इसलिए इसका विग्रह क्या हो गया, लाल है जो टोपी। और लाल है जो टोपी जो हो गया वो हो गया कर्मधारय समास। इसी तरह से देखिए एक और एग्जाम्पल लिए है मैंने, कमल नयन। कमल, कमल ये तो जान ही रहे हैं कि एक पुष्प है। तो यहाँ पे कमल जो सेंस आया ना वो एक हो गया गुण। और गुण क्या होता है, विशेषण होता है। और विशेषण किसका रूप से है, किसका गुण है, तो नयन। नयन अर्थात कहते वाले हो गए आँख, यानी कमल के समान आँखों वाली। कमल नयन, कमल के समान आँखों वाले। या इसका विग्रह बनाइएगा तो लिख सकते हैं कमल रूपी नयन। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं मैंने, कमल रूपी नयन। अर्थात रूपी का सेंस होता है के समान, रूपी मतलब के समान। तो कमल के समान आँखों वाली को कमल नयन कहते हैं, अर्थात कमल रूपी नयन कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में देखिए एग्जाम्पल ये माँ बाप। माँ बाप, तो माँ बाप का अगर आप विग्रह करते देखिए माँ बाप के बीच क्या आ रहा, और आ रहा है। और आपके पहले हम बताए थे कि जब द्वंद्व समास में जब कोई क्वेश्चन आएगा तो इसका जब आप विग्रह करिएगा तो उसमें और, तथा, अथवा, या का मेल होता है। तो देखिए माँ बाप में क्या है, और का मेल। उसी तरह से अगला नाम है राधा कृष्ण। तो राधा कृष्ण में क्या हो गया, राधा और कृष्ण। तो इसमें भी देखिए और का सेंस आ गया, ठीक है ना। उसी तरह से अगला जो टॉपिक है वो है द्विगु समास। कौन सा टॉपिक है, द्विगु समास। तो द्विगु समास में आपको हम पहचान करने के लिए बताए थे कि द्विगु समास में जो पूर्व पद होता है ना वो हमेशा क्या होता है, संख्यावाचक होता है। यानी द्विगु समास में पूर्व पद यानी पहले का जो पद होता है वो संख्यावाचक होता है, और जो हमेशा समूह को दर्शाता है, यानी समूह के बारे में बताता है। तो समूह मतलब समझ ही रहे हैं, एक से ज़्यादा जो भी संख्या होते हैं उस समूह के रूप में आते हैं। इस तरह से देखिए सबसे पहला जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया चौराहा। चौराहा, तो चौराहा किसको कहते हैं, जहाँ पे चार रास्ता एक साथ आकर मिलती है। चार रास्ता एक साथ आकर मिलती है तो चौराहा कहलाता है। इसलिए देखिए हम लिखे हैं विग्रह में, चार राहों का समूह। चार राहों का समूह को चौराहा कहते हैं। इसलिए नेक्स्ट नाम त्रिभुज। त्रिभुज यानी कहने का अर्थात हुआ तीन भुजा। तो देखिए लिखे है ना, तीन भुजाओं का समूह। और फिर है अठन्नी। तो अठन्नी में क्या है, आठ हैं। तो आठ आनों का समूह को अठन्नी कहते हैं। आठ आनों के समूह को अठन्नी कहते हैं। यानी द्विगु समास में जब भी हमेशा किसी भी नाम का विग्रह करिएगा तो हमेशा समूह को दर्शाएगा। देखिए हमेशा समूह को दर्शाएगा, ठीक है ना। अगर समूह को दर्शा रहा और पहले में क्या लगा हुआ है, संख्या लगा हुआ, पहले में संख्या लगाओ तो हमेशा क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा। सो गाइस आपको समास टॉपिक शायद समझ में आ गई होगी। सो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है गाइस। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, फुल्ली सपोर्ट फॉर मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।